मित्रों, आज सुबह 8 बजे का इंतजार पूरी दुनिया को थी। मतलब भारत में बुधवार सुबह 8 बजे और अमेरिका में मंगलवार रात 8 बजे, एक दिन पहले। और सबको ये लग रहा था कि 8 बजे का डेडलाइन खत्म हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप आग के गोले बरसाएगा और ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देगा, स्टोन एज। वो लगातार कल भी बोल रहा था कि आपके ब्रिज खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो खत्म हो जाएंगे, पावर प्लांट खत्म हो जाएंगे, वाटर प्लांट खत्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगे, आप स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। कल कई तस्वीरें आई, आप सबने देखा होगा। 8 बजे जो डेडलाइन था, उस वक्त ईरान में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। और जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने कहा कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, पुरुष, नौजवान सारे उतर गए सड़क पर और कहा कि हम रक्षा करेंगे अपने पावर प्लांट की, अपने वाटर प्लांट की, अपने यूनिवर्सिटीज की। सड़क पर उतर गए, नारे लगाने लगे। बहुत सारे यंगस्टर्स जो वहां के म्यूजिशियन हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, बहुत सारे संगीत कलाकार, उन्होंने आकर के अपने अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेकर के गाना बजाना शुरू कर दिया और लोग इंटरटेन करते रहे। एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें एक जो गिटार है, जो ईरानी गिटार है, वो गिटार बजाता हुआ एक नौजवान जो है वो पावर प्लांट के सामने गिटार बजा रहा है और वो वहां पे इकट्ठा लोगों को मनोरंजन दे रहा है, उनका मनोरंजन कर रहा है और उन्हें हौसला बढ़ा रहा है। और ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 8 बजने के बाद ये पागल इंसान पता नहीं क्या करेगा, कहां से आग के गोले बरसने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सब ढाक के 3 बात हो गए, खबरें चलनी शुरू हुई। और अभी दुर्भाग्य की बात यह है मित्रों कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके जूता ढोने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चारों तरफ डींगे मार रहे हैं कि हमने मीडिएशन करा दिया, हमने मीडिएशन का काम करा दिया, हमने लेबनान को शामिल कर लिया, हमने यूए को शामिल कर लिया, सऊदी अरबिया को शामिल कर लिया, ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में हमने मीडिएशन का काम करा दिया। टोटल निरा झूठ, एकदम फॉल्स जो बात है वो कहा जा रहा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा। कोई यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनने की जो उनकी आदत है वो उससे वो बाज नहीं आ सकते हैं, तो वो कर रहे हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा है। अब अंदर की बात क्या है, सीज फायर कैसे हुई, कैसे डोनाल्ड ट्रंप पीछे गया। मैंने आपको एक दिन पहले कहा था, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को और एस्केलेट करने से मना कर रहा है। और उन बातों पर अगर जैसे ही आपका ध्यान जाएगा, आप फौरन समझ जाएंगे कि मामला क्या है। याद कीजिए, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को और उस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के साथ एक बिजनेसमैन थे जो दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हैं, अमीर, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क भी उस बातचीत पे फोन लाइन पर अवेलेबल थे। मैंने उसी वक्त कहा था कि यह बातचीत मामूली बातचीत नहीं है। एलन मस्क का जो पिछले लगभग 1 साल से दूरी बन गई थी डोनाल्ड ट्रंप से, यकायक मोदी से जब बातचीत हो रही है तब एलन मस्क को उस बातचीत में क्यों शामिल किया जा रहा है। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर शामिल किया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि एलन मस्क स्वयं ही आ जाएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप बातचीत करने जा रहे हैं, मैं भी उस बातचीत में शामिल होऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जाहिर है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप की सहमति होगी कि हमारी और मोदी के बीच जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत में एलन मस्क भी मौजूद रहे। मौजूद क्यों थे? मौजूद इसलिए थे मित्रों क्योंकि एलन मस्क अभी थोड़ा करीब आए हैं भारत के, और भारत में उनके बहुत बड़े व्यापारिक हित हैं और एलन मस्क से बहुत बड़ा फायदा लिया अमेरिका और इजराइल दोनों ने। एलन मस्क की एक टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त फायदा मिला ईरान वॉर में, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में बहुत फायदा मिला, और वो था स्टारलिंक, जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसका बहुत बहुत फायदा मिला। और अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रीफ किया कि एलन मस्क की बड़ी भूमिका है इस युद्ध में।
और उसके बाद एलन मस्क लगातार, हालांकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध पर एलन मस्क का आज तक कोई पोस्ट नहीं आया है कि अमेरिका को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 है, जो अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियां जिसका अमेरिकी इकोनॉमी में 80% तक हिस्सेदारी है, वो सारी कंपनियां परेशान थी क्योंकि उनके स्टॉक लगातार नीचे गिर रहे थे। 4.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान फटाफट हो गया था, 24 घंटे में हो गया था। और इस तरह से अगर वहां का स्टॉक एक्सचेंज डाउनवर्ड रहा तो ये जो 500 बड़ी कंपनियां हैं जिनका अमेरिकी इकोनॉमी पर 80% दबदबा है, वो उनकी हालत खराब हो जाती। और ईरान ने जो धमकी दी कि अब अगला निशाना टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी जायंट है, जैसे मेटा है, गूगल है, एप्पल है, ये सारी कंपनियां अब उनके निशाने पर है। और खास तौर से जो मिडल ईस्ट में जो उनके ऑपरेशंस हैं, उनको वो तबाह करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अगर अमेरिका और इजराइल और एडवांस होता है, ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आप मान के चलिए कतर, दोहा, दुबई, ये नहीं रहेगा अपने इस शेप में जिस शेप में आपको दिखाई पड़ रहा है, ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि ईरान मरते मरते दूसरों को भी मार देगा और उनको मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी है उनके पास उनका स्टेक बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब में, यूनाइटेड अरब अमीरात में उनके स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। दुनिया भर के ग्लोबल कॉरपोरेट बिजनेस का अड्डा बना हुआ है दुबई, आबू धाबी, कतर और दोहा। ऐसी परिस्थिति में अगर इन स्टेट्स में ईरान घुस गया और उनका सशस्त्र मिलिट्री पैदल सेना भी घुस गई दुबई वगैरह में, तो भारी दिक्कत हो सकती है और फिर परेशानी का सबब होगा। और इसको साथ दिया यमन के हूती विद्रोहियों ने, हिजबुल्लाह ने, इन सब के, लेबनान के हिजबुल्लाह ने और यमन के हूती ने, ये सब का जो कंसर्टेड अटैक शुरू हुआ, तो ये 500 जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समझाना शुरू किया कि ट्रंप साहब आप बस कीजिए, आप नेतन्याहू को समझाइए कि आप शांत हो जाइए, वरना हम सभी तबाह हो जाएंगे। ईरान तो तबाह होगा, लेकिन हम लोग जो तबाह होंगे तो फिर उबरना मुश्किल है। उन्होंने याद दिलाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद 1929 का वो ग्रेट मंदी, जो महामंदी कहलाई, महामंदी के दौर से गुजरेंगे और फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद भी वही स्थिति हो रही थी। लेकिन 2008 की जो फिर दोबारा मंदी हुई थी, उसकी याद दिलाई इन सभी 500 कंपनियों के कॉर्पोरेट ने। और अमेरिका को कहा, डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप महामंदी से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी 39 ट्रिलियन डेट में आप हैं। ऐसी परिस्थिति में और अगर एस्केलेट करेंगे वॉर में, तो ईरान तो तबाह हो जाएगा, लेकिन आप उसकी तबाही से जश्न में डूबेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अंदर खाने कॉर्पोरेट उन्हें समझा रहे थे। अब जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आया मित्रों, ये जो शहबाज शरीफ है, ये जो झूठ बोल रहा है इधर उधर जाकर के, इसका कोई महत्व नहीं है। जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, और मैं शुरू से कह रहा था कि रसिया और चाइना इस युद्ध को या तो रोक सकता है या बढ़ा सकता है। बढ़ाने में भी उनका फायदा है और रोकने में भी फायदा है। रसिया और चाइना पर्दे के पीछे से ईरान को मॉरल सपोर्ट कर रहा था और छोटा मोटा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन जिस मोमेंट इंग्लैंड ने खुद को अलग किया इस युद्ध से, यूरोपियन यूनियन ने खुद को अलग किया इस युद्ध से, और जैसे ही रसिया और चाइना की एंट्री का डर सताया डोनाल्ड ट्रंप को, उनके होश पाख्ता हो गए कि दुनिया का कोई देश हमारी मदद के लिए तो आ नहीं रहा है, हम अकेले कितने देर तक ठहर पाएंगे। और अगर ये हमारा वॉर एस्केलेशन इस मूवमेंट में चला गया कि हम अकेले, पूरी दुनिया एक तरफ, तो हमारी फिर बाजी पलट जाएगी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, वर्ल्ड वॉर टू में कुछ कुछ देश दोनों तरफ थे, लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें अकेला अमेरिका अलग थलग पड़ेगा और पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बदजुबान से, अपने बदमिजाजी से पूरी दुनिया को नाराज कर दिया। फ्रांस को नाराज कर दिया, इंग्लैंड को नाराज कर दिया, जर्मनी को नाराज कर दिया, रसिया चाइना को दुश्मनी समझता है, भारत को नाराज कर दिया, ग्लोबल साउथ में आप साउथ अफ्रीका को, ब्राजील को, सबको नाराज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी परेशान था, जापान भी परेशान था, कोई उनकी मदद को खड़ा नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में उनके स्ट्रेटेजिस्ट ने कह दिया साफ साफ कि संकेत बहुत खतरनाक हैं, पूरी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ।
लेकिन उसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक आया। ठीक डेडलाइन के पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पास करने के लिए आया, मूव किया गया एक रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करो। किसको कहा जा रहा था? ईरान को। कहां से कहा जा रहा था? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूनानिमस होकर के एक प्रस्ताव लाई थी, और उस प्रस्ताव को पेश करने वाला कौन देश था? बहरीन था। बहरीन कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली ईरानी कब्जे से बाहर कीजिए और ईरान के ऊपर दबाव बनाइए कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल से खाली कर दो, मतलब वहां पर कोई अपना ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा मत करो, उनको क्लीन करो, उसको क्लियर करो। यह रिजोल्यूशन लेकर के आया था। पाकिस्तान और दूसरे एक देश जो एक्सटेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल है उससे एब्सटेन कर गया। ये वीटो भाग नहीं लिया वोटिंग में, विरोध कुछ भी नहीं किया, एब्सटेन कर गया, एब्सटेन कर दिया इस रिजोल्यूशन के ऊपर। और ये कह रहा है कि हम मीडिएशन कर रहे थे। इनकी औकात नहीं है मीडिएशन करने की। ये किस हालत, किस हैसियत से मीडिएटर बनेंगे? ये खुद तो कटोरा लेकर के घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, और ये कह रहे हैं कि मैं मीडिएटर की भूमिका में था। तो हुआ क्या? रिजोल्यूशन के विरोध में वीटो आ गया। किसका? सिक्योरिटी काउंसिल के दो मेंबर हैं, रसिया और चाइना दोनों का स्ट्रांग वीटो आया। सिर्फ वीटो नहीं आया, रसिया और चाइना